हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। लेवल 2 वालों के लिए है, जो आपका जुलाई 2024 को हुआ था, 7 जुलाई 2024। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये क्या है? 4 स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कि इफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। मैंने कल एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस इसका एक डिफरेंस बताया है। ऑब्जर्वेशन होता है जो आप कोई भी चीज़ डायरेक्ट सामने होते हुए देख रहे हो। ऑब्जर्वेशन हमेशा फैक्चुअल होता है, ठीक है, इसमें कोई भी इफ और बट नहीं होते। लेकिन इन्फेरेंस जो होता है वो अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। इन्फेरेंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आपने जो भी चीज़ ऑब्जर्व होते हुए देखी उसका जब आप कंक्लूजन निकालते हो, दैट इज कॉल्ड योर इन्फेरेंस। तो ऑब्जर्वेशन किससे रिप्रेजेंट हुआ है? ओ से, और इन्फेरेंस आई से। अब यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो इन चारों में से कौन से हैं, इन्फेरेंस जो है वो इन चारों में से कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आर द बेसिक इन नेचर, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका? ये ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंस है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा बेसिक इन नेचर। ये एक निष्कर्ष है। ऑब्जर्वेशन आपने ये चीज़ सामने होते हुए तो नहीं देखी है। जब आप कोई चीज़ सामने होते हुए देख ही नहीं रहे हो तो वो क्या होगा? एक निष्कर्ष होगा। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दिस इज इन्फेरेंस, ठीक है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ये एक सिंपल एक स्टेटमेंट है जो आपको बता दिया गया है कि जो एयर होती है वो हीट करने पे एक्सपेंड होती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। सो इट्स ए फैक्ट, मतलब एक चीज़ है जो आपको डायरेक्ट बता दी इन्होंने, तो ये क्या होगा आपका? इन्फेरेंस। ये भी क्या है? इन्फेरेंस। आप ये चीज़ सामने होते हुए नहीं देख रहे हो। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की वाइट हो जाता है अगर CO2 को पास किया जाता है, ठीक है। तो जो लाइम वाटर है ये एक्सपेरिमेंट आप सामने होते हुए देखोगे, ठीक है। तो ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है। ये चीज़ जब आप सामने होते हुए देख रहे हो दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। अब ये चीज़ आप होते हुए तो नहीं देख रहे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। इट्स ए बेसिक थिंग कि जो एसिड होता है एसिड और बेस जो है जब आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं देन दे न्यूट्रलाइज ईच अदर बिकॉज दे फॉर्म सॉल्ट। तो यहाँ क्या होगा? ए, बी और डी ये क्या है? आपके इन्फेरेंस हैं, ये निष्कर्ष है। आपको एक सिंपल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और वो चीज़ आप सामने होते हुए नहीं देख रहे हो। लेकिन जो सी है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लैब में सामने होते हुए देख रहे हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ आपके लिए सेम है वो ही बाकी लोगों के लिए सेम होती है, लेकिन इन्फेरेंस में हम निष्कर्षण अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, इट्स ए निष्कर्ष। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ये एक निष्कर्ष है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, ये भी एक निष्कर्ष है। लेकिन लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है अगर CO2 पास होती है, इट्स एन ऑब्जर्वेशन। आप सामने होते हुए उसको देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑल्टरनेट कंसेप्शन इन साइंस। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइंस में ऑल्टरनेट कंसेप्शंस क्या होते हैं। ऑल्टरनेट कंसेप्शंस, हर इंसान अपने तरीके से कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लेता है और उन चीज़ों को चेंज करना बहुत टफ हो जाता है। ऑल्टरनेट कंसेप्शन में क्या होता है, अगर बचपन में आपने कोई चीज़ होते हुए देखी, ठीक है, जब आप छोटे थे अगर आपने कोई भी चीज़ होते हुए देखी, अगर उस कॉन्सेप्ट को टाइम रहते ठीक ना किया जाए तो हम क्या करते हैं, उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और वो एक परमानेंटली जो चीज़ होती है उसमें फिट हो जाता है। एक इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में या फिर किसी भी फिनोमेना के बारे में, हम एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। जितने भी ऑल्टरनेट कंसेप्शंस होते हैं ना, अगर इनका दूसरा नाम हम देखें तो वो क्या होता है? दैट इज योर मिसकंसेप्शंस। किसी भी चीज़ को लेके जब आप मिसकंसेप्शन बनाते हो, इन चीज़ों को चेंज करना बहुत टफ होता है, क्योंकि एक तो ये हमेशा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के थ्रू बनते हैं, इनकरेक्ट होते हैं, और
हमेशा बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड इनकी एक्सप्लेनेशंस होती है। जैसे कई लोग ग्रेविटी जो होती है उसको लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रखते हैं, कई लोग केमिस्ट्री में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रखते हैं, जेनेटिक्स को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शंस होते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि ऑल्टरनेट जो कंसेप्शंस हैं यानी कि जो मिसकंसेप्शन है साइंस में, उनका एक फीचर कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट इज आइडियाज आर स्टेबल, बिल्कुल सही बात है। जो मिसकंसेप्शंस होते हैं ना, ये बहुत स्टेबल आइडियाज होते हैं, इनको चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। आइडियाज आर रेजिस्टेंट टू चेंज, बिल्कुल सही बात है। जो आइडियाज होते हैं वो बहुत रेजिस्टेड हो जाते हैं लोग, उनको चेंज करना इतना ईजी नहीं होता है। आइडियाज आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स, बिल्कुल सही बात है। हम अपने दिमाग में जो भी ओपिनियन बनाते हैं ना, वो हमेशा हम सामने जो चीज़ हो रही होती है उसको ऑब्जर्व करके ही डेवलप करते हैं। आइडियाज डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि जो ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस होते हैं उसमें कभी भी कॉज और इफेक्ट रीजनिंग जो है उसको नहीं दिया जाता, ठीक है। और कौन सी विशेषता नहीं है, यही इसकी विशेषता नहीं है कि जो विचार होते हैं वो कारण प्रभाव तर्कों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। आइडियाज स्टेबल होते हैं, इनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और जो आइडियाज होते हैं वो हमेशा ऑब्जर्वेबल थॉट्स जो होते हैं उनसे डेवलप होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज read the statements given below and choose the correct option. It's recommended that acid should be added to water for diluting the acid, not vice versa. Dilution of acid is highly exothermic reaction. दो reactions होती हैं, एक होती है exothermic और एक होती है आपकी endothermic. जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है ना, उसमें हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, और जो एंडोथर्मिक होती है उसमें क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। अब पहला जो स्टेटमेंट है कि यह रिकमेंड किया जाता है कि जो एसिड है उसको पानी में डालना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों है, जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं ना, तो ऑन द सेफर साइड हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि जस्ट ऐड एसिड टू वाटर। आप क्या करो, एसिड जो है उसको पानी में डालो, ठीक है, ना कि पानी को एसिड में डालो, क्योंकि अगर हम पानी को डालेंगे तो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन बहुत ही हाईली मतलब हजार्डस होती है, और उसमें क्या होगा, एसिड बाहर आ जाएगा। एसिड क्या करेगा, बाहर जंप आउट हो जाएगा, उसमें बर्न भी हो सकता है, कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है दैट एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर। रीज़न क्या है, बिकॉज द डाइल्यूजन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। करेक्ट है कि एसिड का जो डाइल्यूजन होता है ना वो बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, ठीक है। और जब भी हम किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी ऐड करते हैं तो हीट हमेशा क्या होगी, बाहर की तरफ रिलीज होगी। तो यहाँ क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर जो है वो ए की सही रूप से व्याख्या करता है। हमेशा याद रखिएगा, एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर, नॉट वाटर शुड बी एडेड टू द एसिड, ठीक है। सेकेंडली, डाइल्यूजन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जो होता है उसमें हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, ये सेफ्टी हजार्डस से ज़्यादा सेफ नहीं होती, इसीलिए बहुत केयरफुली इनको किया जाता है। एंडोथर्मिक होती हैं जिनमें हीट जो है वो अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक अगर चीज़ हम यहाँ पे देखें कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, इनमें कंबशन प्रोसेस आपने अगर पढ़ा हो, दहन जिसे हम बोलते हैं, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या क्या आता है, कंबशन आता है। जब हम सब्लिमेशन ऑफ आइस पढ़ते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड टू डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ गैस। फ्रीजिंग ऑफ आइस जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। डाइल्यूजन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में क्या आता है, एंडोथर्मिक में हमेशा आएगा आपका फोटोसिंथेसिस। हम पढ़ते हैं कि 6CO2 + 6H2O, ऊपर हम सनलाइट बनाते हैं, तो लाइट क्या क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होगा, हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज read the statements given below and choose the correct option. The rate of breathing in aquatic animals is slower than land animals.
जो ब्रीदिंग रेट होती है एक्वेटिक एनिमल्स की वो स्लो होती है एज कंपेयर टू लैंड एनिमल्स। ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना वो बहुत धीरे धीरे ब्रीदिंग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर के कंपैरिजन में जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन कम होती है। एयर में जो है मतलब ऑक्सीजन जो होती है वो एयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू द वाटर। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इनकी जो ब्रीदिंग होती है एक्वेटिक एनिमल्स की दैट इज ऑलवेज स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। परसेंटेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन अफेक्ट्स रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। जो लार्ज अमाउंट होता है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का, ये क्या है यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये बात सही है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन जो होती है वो डिजोल्व होती है, लेकिन इट्स नॉट इन लार्ज अमाउंट, इट्स इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट होता है जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो टिपिकली ब्रीथ कर पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पानी में बहुत कम होती है, नॉट हायर। ऑक्सीजन लेवल पानी में हमेशा कम होता है, इसलिए उनको ब्रीदिंग रेट जो होती है उसको इंक्रीज करना जरूरी होता है जिससे वो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। क्लियर? सो द ए स्टेटमेंट इज ट्रू बट द आर रीजनिंग इज रॉन्ग। क्लियर? ए सही है पर आर गलत है। तो 64 का क्या, सॉरी दोनों ही गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज फास्टर देन लैंड एनिमल्स। यहाँ स्लोअर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, फास्टर होगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है किसी भी चीज में तो हम बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं। कई बार आपने देखा होगा हमारी बॉडी में अगर बीपी को लेके कोई प्रॉब्लम होती है, बीपी कम होता है या बीपी हाई जाता है तो हम बहुत तेज तेज ब्रीथ करने लगते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम एयर को एक्सट्रैक्ट कर सकें, ऑक्सीजन जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। क्लियर है? तो यहाँ क्या होगा कि द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज फास्टर देन लैंड एनिमल्स, क्योंकि लैंड एनिमल्स को ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल होती है, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, बट द एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड वाटर कैरीज वेरी लेस ऑक्सीजन इन अमाउंट। द परसेंटेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, लार्ज अमाउंट नहीं होगा, द परसेंटेज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन अफेक्ट्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, अभी अगर इस क्वेश्चन को हम हिंदी में देखें तो थल प्राणी की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी नहीं होती, तेज होती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की निम्न मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही गलत हैं। द नेक्स्ट इज द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्सर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व्ड। जो सीलिंग होती है सिनेमा हॉल्स की वो कैसी होती है, कर्व्ड बनाई जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि साउंड वेव जो होती हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग ए कर्व्ड सरफेस, जो कर्व्ड सरफेस होती है उसको स्ट्राइक करने के बाद वो सारे डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर फॉल्स। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो सिनेमा हॉल होता है या संगीत समारोह हॉल जो होता है उनकी छतें हमेशा कैसी होती है, वक्रित होती है, यानी कि कर्व्ड होती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है करेक्ट? क्योंकि जो सिनेमा हॉल्स होते हैं ना उनकी सरफेस को कर्व्ड बनाने का रीजन होता है कि आप साउंड जो है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जितनी ज़्यादा कर्व्ड सरफेस होगी, मतलब कर्व जो सीलिंग होगी वो साउंड को डिस्ट्रीब्यूट मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। मतलब इक्वली साउंड चारों डायरेक्शंस में, चारों जो भी स्पेस है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसमें क्या होता है, कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचता है जो डेड स्पॉट बन जाए। डेड स्पॉट मतलब जहाँ पे साउंड जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है साउंड, और ये चीज हम इंश्योर करते हैं कि जो साउंड है वो ऑडियंस वाला जो एरिया है उसके एक एक एरिया में इजीली पहुंच जाए, तभी हमको जो बूफर जैसा साउंड जो है वो आता है। नेक्स्ट इज साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग ए कर्व्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस। ये भी सही है, क्योंकि जो साउंड वेव होती है जब एक कर्व्ड सरफेस से स्ट्राइक होती है, ठीक है, तो वो मल्टीपल डायरेक्शंस में जाके रिफ्लेक्ट होती है। और मल्टीपल डायरेक्शन में जब एक इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो ये क्या बाउंस बैक होती है साउंड। और उस केस में क्या होता है, साउंड्स इक्वली और इवनली चारों तरफ डिस्पर्स होती है, जिससे वॉल्यूम में क्लैरिटी भी आती है और जो साउंड है वो थोड़ा सा प्लीजेंट हमें लगती है। क्लियर?
तो यहाँ क्या है, ए और आर दोनों सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिनेमा हॉल की जो सीलिंग होती है उसको कर्व्ड क्यों बनाया जाता है, जिससे जो साउंड है वो इक्वली जो है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो सके। क्लियर। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है या वैज्ञानिक अन्वेषण है, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसीजर, सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन, डेटा एंड एविडेंस आर सेम, देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड। यहाँ पे पूछा है कि ट्रू कौन सा है रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो अगर हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसके रिगार्डिंग जो सही स्टेटमेंट है दैट इज बी एंड डी, कि जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमेशा किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करता है। क्यों? अगर पहला देखिए, रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसीजर, ये गलत है, क्योंकि जो प्रोसीजर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में हम यूज करते हैं, जो भी प्रोसीजर होगा वो हमेशा रिजल्ट को अफेक्ट करता है। तो रिजल्ट जो होते हैं वो हमेशा किससे अफेक्ट होते हैं, प्रोसीजर से। कोई भी चीज हो, हम क्या प्रोसीजर यूज कर रहे हैं वो रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। हम डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, हमारी टेक्निक कौन कौन सी यूज हो रही हैं, हम किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी हम रख रहे हैं, कितना रिलायबिलिटी है, ये सारी चीजें हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए ये तो क्या हुआ, गलत हो गया। जो सोशल कंटेक्स्ट होता है वो क्या करता है, हमारी इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करता है। सही है, क्योंकि सोशल साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो हमेशा सोशल बैकग्राउंड, कल्चर बैकग्राउंड और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है उनसे हमेशा अफेक्ट होती हैं। क्लियर। अगर जैसे हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, अगर हम कोई भी रिसर्च क्वेश्चन है उसको हम बनाते हैं, ठीक है, डेटा को हम इंटरप्रीट करेंगे, फंडिंग सोर्स है उसको ध्यान में रखेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं, कैसे हम जो कंक्लूजन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम उसको समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो सोशल कंटेक्स्ट हैं उनको ध्यान में रख के ही इन्वेस्टिगेशन की जाती है। डेटा एंड एविडेंस आर सेम, ये गलत है, क्योंकि डेटा और एविडेंस कभी भी सेम नहीं होता। डेटा जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, रॉ होता है। डेटा इज ऑलवेज रॉ, रफ होता है, हम कहीं से भी उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप ऑब्जर्व कर सकते हो या फिर किसी भी चीज़ को मेजर करके डेटा कलेक्ट कर सकते हो। जबकि जो एविडेंस होते हैं ना वो हमेशा क्या किए जाते हैं, इंटरप्रेट किए जाते हैं। एविडेंस आर ऑलवेज इंटरप्रेटेड, ठीक है। डेटा हमेशा रॉ फैक्ट होता है जिसको हम कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एविडेंस होता है वो हमेशा इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है, और उसको किस में हम यूज कर सकते हैं, किसी भी एविडेंस को प्रूफ करने में। देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, ये बिल्कुल करेक्ट है कि कोई भी यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनको हम अपनी रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, तो हर जगह अप्रोच और मेथड्स जो है वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन, जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक जो संदर्भ है वो किसी भी रिसर्च को अफेक्ट करता है। और कोई भी यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं है, कोई भी सर्वव्यापक वैज्ञानिक विधि नहीं है, ठीक है। So the B and D is correct. Next is read the statements given below and choose the correct option. The filament of the incandescent bulb is made up of tungsten. बिल्कुल सही है कि जो फिलामेंट होती है ताप दीप्त बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जब मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है उसको भी बियर कर सकता है। क्लियर। और जो टंगस्टन होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, ना कि लो होता है, और मेल्टिंग पॉइंट तो इसका हमेशा से ही हाई होता है। क्लियर। टंगस्टन जो है जब वो हाई रेजिस्टिविटी रखेगा यानी कि हाई रेजिस्टेंस पावर रखेगा तो उस केस में क्या होता है, जब हीट इस बल्ब के थ्रू पास होती है तो वो हीट वहां जाके क्या होती है, बन जाती है, और हीट की वजह से बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाता है यानी कि ग्लो अप हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. Both A and R are false. तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। A तो सही है लेकिन R गलत है।
याद रखिएगा जो इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं उनकी फिलामेंट टंगस्टन की बनती है। टंगस्टन जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस कैरी करता है। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह, हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या होगा, इसका वायर जल्दी से टूटता नहीं है। मैक्स टू मैक्स टेम्परेचर जो है उसको ये बियर कर सकता है। मेल्टिंग और रेजिस्टेंस हाई होने से क्या होता है कि इसमें जब हीट जनरेट होती है तो वो हीट ब्लॉक हो जाती है, और हीट ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, इसकी जो फिलामेंट है वो ग्लो करने लग जाएगी। Next is 3 identical holes are punched at different levels of in a plastic bottle. The bottle is filled with water. इन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक की कोई बोतल ली है, अब यहाँ पे अलग अलग छेद जो है वो बना दिए गए हैं, ठीक है। आइडेंटिकल होल आर पंच एट डिफरेंट लेवल, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। द बोटल इज फिल्ड विद वाटर, जो बोतल है उसको क्या किया है, पानी से भर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द होल्स। पानी से जो पानी बोतल से जो पानी बाहर आ रहा है, तो जो फ्लो है पानी का उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल कम्स आउट विद द ग्रेटेस्ट फोर्स, water from the highest hole comes out with the greatest force, water from all holes comes out with equal force, water from the lowest hole falls at maximum distance, water from the highest hole falls at maximum distance, water from all the holes falls at the same distance. बेसिकली इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें आपसे पूछा है कि वाटर कॉलम जो है ना ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, फर्स्ट इज योर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और सेकंड क्या होता है आपका वेलोसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रेशर का क्वेश्चन है ये, जब वाटर मल्टीपल होल्स से निकल रहा है और डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे बोतल में छेद किया हुआ है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, जो हम फ्लूइड डायनेमिक का एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द वाटर जो है वो आता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। रो क्या होता है यहाँ पे, दिस इज योर डेंसिटी ऑफ वाटर, जी इज योर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट ऑफ द वाटर। जितनी ज्यादा पानी की हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा, क्लियर। तो पानी जो है वो हाईएस्ट होल से ग्रेटेस्ट फोर्स के साथ बाहर आएगा, तो बी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल्स कम्स आउट विद द ग्रेटेस्ट फोर्स। जस्ट अ सेकेंड, 2 आइडेंटिकल होल्स आर पॉइंटेड एट डिफरेंट लेवल्स। तीन होल किए हैं, ए होल, बी होल और सी होल, ठीक है। अब द बोटल इज फिल्ड विद वाटर, जो वाटर है उसको क्या किया है, पानी से भर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द होल्स। तो यहाँ पे बोला है वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल कम्स आउट विद द ग्रेटेस्ट फोर्स, जितना नीचे होल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पानी ग्रेटेस्ट फोर्स के साथ बाहर आएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट होल्स कम्स आउट विद द ग्रेटेस्ट फोर्स, नहीं, ये क्या होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम्स आउट विद इक्वल फोर्स, नहीं, तीनों होल्स जो हैं उनसे इक्वल फोर्स के साथ पानी नहीं आएगा। वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल्स फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है कि जो पानी है वो नीचे के होल से सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ए एंड डी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन जो है वो कैरेक्टराइज करता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को, ठीक है। जो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ढंग से और डिफाइन करें तो पहला जो ऑप्शन है कि जो लोएस्ट होल है उससे वो ग्रेटेस्ट फोर्स के साथ आएगा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लोएस्ट होल जो होता है ना वो बहुत डीप होल होता है, मतलब ग्रेटेस्ट डेप्थ पे होता है, जिसकी वजह से हाईएस्ट प्रेशर रिलीज होता है और सबसे ज्यादा फोर्स वहां पे लगता है। और मैक्सिमम डिस्टेंस ये क्यों कवर करेगा, क्योंकि पानी की जो वेलोसिटी होती है वो लोएस्ट होल पे सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा, क्लियर। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना वो हमेशा कैसा होता है, क्लोज्ड, और दूसरा इट कैरीज डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। तो 69 का करेक्ट क्या होगा, क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लोज क्यों होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो हमेशा ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके अंदर कैरी होता है। ब्लड वेसल्स कौन सी होती है हार्ट में, एक तो होता है आर्टरीज, एक होती है वेन्स, एक होती है कैपिलरीज, इनके अंदर ब्लड फ्लो होता है, इसलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है।
ठीक है। अब पानी जो ब्लड जो है वो बॉडी में डायरेक्टली नहीं बहता है, जिनमें डायरेक्ट बॉडी के अंदर बहता है ब्लड, जिनमें वेसल्स नहीं होती, उसे हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो बेसिकली आर्थ्रोपोड और मोलस्क जो है उनमें होता है। ठीक है। और डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? दो सेपरेट सर्किट होते हैं, दो सेपरेट सर्किट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। पहले क्या होता है, ब्लड जो है वो हार्ट से लंग्स में जाता है। ठीक है। हार्ट टू लंग्स, किसके लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए, मतलब ऑक्सीजन को गेन करने के लिए। वापस कहाँ आता है? हार्ट में आता है। ठीक है। हार्ट से कहाँ गया? लंग्स में, लंग्स से वापस कहाँ आया? हार्ट में। ये कौन सा होता है आपका? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वापस से हार्ट से पूरी बॉडी में पंप किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है वो पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। ठीक है। तो वापस देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? फर्स्ट इज क्लोज एंड द सेकंड वन इज डबल सर्कुलेशन। क्लोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो ब्लड होता है वो हमेशा वेसल्स, कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स में बहता है। ठीक है। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें वेसल्स जो होती हैं वो ब्लड को कैरी नहीं करती, जो किस में मिलता है? आर्थ्रोपोड और मोलस्क में। और डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड हार्ट से कहाँ जाता है? लंग्स तक। ठीक है। और लंग्स से वापस कहाँ आता है? हार्ट में। ठीक है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ले लेता है, CO2 बाहर रिलीज हो जाती है। एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जो ब्लड वापस से हार्ट में गया है वो क्या होगा? पूरी बॉडी के अंदर पंप आउट होता है। ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है वो इक्वली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। द नेक्स्ट इज अ क्लास 7 टीचर प्लान्स टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कंसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स। जो ऑल्टरनेट कंसेप्शंस होते हैं अभी हमने देखा था, दैट आर कॉल्ड एज मिसकंसेप्शंस। ठीक है। किस टॉपिक पे बच्चे के अंदर मिसकंसेप्शंस हैं? अडेप्टेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनमें अनुकूलन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस। तो हम कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको यूज करके पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या मिसकंसेप्शन इस टॉपिक को लेके है? ड्राइंग, चेकलिस्ट, इंटरव्यू, पोर्टफोलियो, ग्रुप डिस्कशन, डायग्नोस्टिक क्वेश्चनेयर। डायग्नोस्टिक क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ड्राइंग, प्रोजेक्ट, चेकलिस्ट और ड्राइंग। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2 and 3। ठीक है। क्यों होगा? सबसे पहली, बच्चा ड्रॉ जब करेगा किसी भी चीज को, अगर बच्चा ड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग में क्या होगा? बच्चा अपने जितने भी थॉट्स हैं उनको ड्रॉ करने की कोशिश करता है। इंटरव्यू में आप बच्चे से क्वेश्चन पूछोगे, बच्चा आंसर देगा, यू कैन क्विकली रिसीव द ऑल्टरनेट कंसेप्शन। डायग्नोस्टिक क्वेश्चनेयर में क्या होता है? आप बच्चे को उसकी जो प्रियर नॉलेज है और टॉपिक को लेके जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके रिगार्डिंग आप क्या करते हो? बच्चे से क्वेश्चन करते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है बच्चे ने पूरे साल जो भी परफॉर्मेंस दी है या जो भी किया है उसको क्या करते हैं? हम लिख के रखते हैं। डिस्कशन, जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो बच्चा उसमें अपनी ओपिनियन देगा, और जब वो अपनी ओपिनियन देगा तो ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो अबाउट द ऑल्टरनेट कंसेप्शन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? डायग्नोस्टिक क्वेश्चनेयर होता है जिसमें टीचर को हेल्प होती है आइडेंटिफाई करने में कि बच्चा क्या अपनी थॉट जो है उसको रखे है। इंटरव्यू में हम डीपली बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं जिससे हमें इजीली क्लैरिफाई होता है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग। ड्राइंग जो है उसमें बच्चा अपने तरीके से चीज़ों को ड्रॉ करता है तो आप इजीली उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा? B and D, यानी कि 2 and 3। पोर्टफोलियो भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, डायग्नोस्टिक क्वेश्चनियर भी होता है। डायग्नोस्टिक क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू है और ड्राइंग है। क्लियर? तो यहाँ पे ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं? NPK रिच, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच होते हैं। अगर इनको हम सॉइल में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इनकी वजह से सॉइल जो है वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। सॉइल इरोजन होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, यूट्रोफिकेशन होगा और बायोमैग्निफिकेशन होगा। सॉइल इरोजन जो होता है ना वो कैसी प्रोसेस होती है? जिसमें सॉइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। जैसे मान लो ये सॉइल है, इसकी जो टॉप लेयर होती है ह्यूमस रिच सॉइल, वो क्या होती है? बहुत तेज अगर हवा चलती है, बहुत तेज बारिश होती है, फ्लड आता है तो उसमें क्या होता है? टॉप सॉइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से जिसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है।
अगर हम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स करें तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन कभी भी नहीं होता है। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल जो है उसमें हम पढ़ते हैं कि जब अमोनिया जो होती है, अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ठीक है। जो अमोनिया होती है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्रेट में, और नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो ज़्यादा नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नाइट्रिफिकेशन को कॉज करते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन जब हम एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं तो जो वाटर बॉडीज होती हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं उनमें आपने देखा होगा एल्गी जो होती है, काई, वो एकदम से एक लेयर सी बना लेती है, चादर जैसी, जिसकी वजह से पानी के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है और कई बार ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे गेट हार्म। क्लियर? यूट्रोफिकेशन वापस देखते हैं। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? एक्सेस न्यूट्रिएंट्स अगर हम डालते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन रिच हो चाहे फॉस्फोरस रिच हो, तो पानी जो होती है, वाटर बॉडीज जो होती हैं, उनमें एल्गी की एक परत जम जाती है या लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो हार्म होती है। नेक्स्ट इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है? इसमें जो केमिकल्स होते हैं ना, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ये क्या करते हैं? फूड चेन जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी प्रेडेटर है, वो क्या करेगा? अगर ज्यादा कंज्यूम कर लेता है पेस्टिसाइड्स को, ठीक है, वो अपना प्रे खाएगा। प्रे ने क्या कर रखा है? पेस्टिसाइड ज्यादा कंज्यूम कर रखा है, तो इनडायरेक्टली वो प्रेडेटर के पास ट्रांसफर हुआ, जो भी कंसंट्रेशन है पेस्टिसाइड्स की वो प्रेडेटर के पास गई। तो इस केस में क्या होता है? वो एक चेन ऑफ फूड चेन जो है उसमें ये चीज ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड योर बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। आई रिपीट, बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है? मान लीजिए ये कोई आपका प्रे है, लेट्स सपोज ये क्या है? डियर है। अब डियर ने बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो है उनका कंजम्पशन कर रखा है। अब इस डियर को किसने खाया? लॉइन ने, ठीक है। तो जो लॉइन है यहाँ पे वो क्या है आपका? ये आपका प्रेडेटर है। अब ये प्रेडेटर क्या करेगा? इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा केमिकल्स को और पेस्टिसाइड्स को, जिसकी वजह से ये बायोमैग्निफिकेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज एन ओडोमीटर इन ए कार मीजर्स। कार में दो चीजें होती हैं, एक होता है ओडोमीटर और एक होता है आपका स्पीडोमीटर। जो ओडोमीटर होता है वो क्या नापता है और जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या नापता है? स्पीडोमीटर होता है आपका एवरेज स्पीड ऑफ द कार के लिए, ठीक है, और जो ओडोमीटर होता है वो किसके लिए है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट। याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है दैट इज ओडोमीटर और जो स्पीड ट्रेवल होती है दैट इज स्पीडोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द साइंटिफिक लॉज। जो साइंटिफिक लॉज हैं उनके रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट क्या है? क्लियर? दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना, कि जो ऑब्जर्वेबल फिनोमेना होता है उसमें ये अपने ऑब्जर्वेबल फिनोमेना जो है उसके बीच में रिलेशनशिप जो है उसको ये डिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड इज दे आर फॉर्म फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज, दे कांट बी चैलेंज्ड, दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमेना। जो वैज्ञानिक नियम होते हैं, साइंटिफिक लॉज, उनके बारे में कौन सा कथन सही है? लॉ जो होते हैं ना उनको चेंज करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। बार बार जब आप किसी चीज की रिसर्च करते हो तब हम जाके लॉ बनाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना, ठीक है। ये क्या करते हैं? अवलोकनशील जो परिघटना है उसके मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। जो साइंटिफिक लॉज होते हैं ना, या मतलब कोई भी चीज जब हम नियम बनाते हैं तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है नेचर में जो भी आपने चीज ऑब्जर्व की है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ, ठीक है। हम क्या जानते हैं? न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो कैसे मूव करता है, फोर्स के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है। तो ये क्या है? हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया तब जाके हमने एक लॉ बनाया। सेम वोज विद ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ है उसमें हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंट, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है जिसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। न्यूटन्स लॉ में किनके बीच में रिलेशनशिप होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स के रिस्पॉन्स में कैसे घूमता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स के रिस्पेक्ट में कैसे मूव करता है। ओम्स लॉ में क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है, रेजिस्टेंस और करंट, इन चीजों को लेके आपस में रिलेशनशिप बताया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। दे आर फॉर्म फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज, नहीं, साइंटिफिक लॉ थ्योरीज जो होती हैं वो अलग अलग पर्पस से बनते हैं, ठीक है। थ्योरी जो होती है ना वो बहुत ब्रॉड एक्सप्लेनेशन होता है, थ्योरी इज ऑलवेज ए वेरी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन। जो कोई भी चीज हो रही है, मतलब कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है उसको डिफाइन करती है, ठीक है। थ्योरी क्या होती है, हमेशा कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, मतलब वाई का आंसर ये थ्योरी देती है, क्लियर। जैसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो ये क्या है कि कोई मतलब इवोल्यूशन हुआ तो क्यों हुआ, जबकि लॉ जो होता है वो क्या डिफाइन करता है, कोई भी चीज हो रही है तो कैसे हो रही है। लॉ क्या डिफाइन करेगा, कोई भी चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, जबकि थ्योरी क्या डिफाइन कर रही है, कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। अब अगर हम बात करें हाउ में, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और हाउ अगर हम बात करें थ्योरी में तो वो क्या होता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हुआ तो क्यों हुआ, हम ये पढ़ेंगे। लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। लॉ कभी भी थ्योरी से जनरेट नहीं होता है। थर्ड इज दे कांट बी चैलेंज्ड, ये गलत है क्योंकि जो साइंटिफिक लॉज होते हैं, ठीक है, वो साइंटिफिक नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, इनको कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। अगर कोई नया एविडेंस अराइज होता है तो हम क्या करते हैं, इनको कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमेना, साइंटिफिक लॉज जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है। तो साइंटिफिक थ्योरीज जो होती हैं वो रीजनिंग जो है फिजिकल फिनोमेना के लिए वो प्रोवाइड नहीं करती हैं, क्लियर। Which of the following statement is या are true? Self pollination takes place only in bisexual flowers. Bisexual flowers can pollinate both by self और cross pollination. Pollination जो होता है वो दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जो स्टेटमेंट है पहला वाला कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो केवल और केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, ये क्या है, गलत है, ठीक है, ए इज रॉन्ग। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बोथ बाय सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल सही है। ए गलत है बट बी जो है वो बिल्कुल सही है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो सेम फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, सेम में प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, तो उनमें भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, चाहे वो दो एक ही प्लांट के फूल हो या फिर एक अलग स्पीशीज हो, तो वो कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बोथ बाय सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल सही बात है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन भी शो करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी शो करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, स्टेमेंस, ठीक है, जिसमें फिलामेंट और एंथर आता है। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोला जाता है, पिस्टिल, ठीक है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, कार्पल ये सब आते हैं, क्लियर। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन में भी जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो पोलन होता है वो सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन होता है, मान लीजिए कोई फूल है, इसी का ही पोलन ग्रेन इसी के ओव्यूल को क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जहां दूसरे फूल का जो पोलन होता है या तो सेम प्लांट या फिर किसी दूसरे प्लांट का सेम मतलब फूल, वो क्या करता है, ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देता है। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन केवल बाइसेक्सुअल में नहीं होता, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी होता है। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सुटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग, इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग जो है उसको डेवलप करने के लिए बेस्ट होती है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि आप बच्चे को उदाहरण देके खुद से उसकी वो ओपिनियन जनरेट कर रहा है। आस्किंग स्टूडेंट टू स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केसेस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए प्लेन मिरर, वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली, सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कौन सी गतिविधि जो है वो आगमिक विवेचन के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मान के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दो चीजें पढ़ी थी कि इंसिडेंट रे जो होती है वो जब एक प्लेन मिरर पे आके गिरती है तो ये आपतित किरण होती है और ये परावर्तित किरण होती है। इंसिडेंट एंगल इज टोटली इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है। एंगल आई जो होता है वो इक्वल होता है एंगल आर के। दूसरी चीज, आपतित किरण, नॉर्मल, अभिलंब और परावर्तित किरण जो होती है वो एक ही तल में स्थित होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आगमिक विवेचन अगर करवाना है बच्चे को, इंडक्टिव रीजनिंग करवानी है, बच्चा मतलब खुद से चीजों को एनालाइज करके जवाब दे, तो उस केस में जो समतल दर्पण है उसमें आपतन कोण जो है यानी कि ये वाला जो कोण है इसकी अलग अलग माप के लिए परावर्तन कोण जो है यानी कि ये वाला कोण जो है उसको मापने के लिए बच्चे से कहना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, बच्चा खुद से चीजों को करके देखेगा। अगर आप बच्चे को परावर्तन के नियम बताने के लिए कह दोगे तो ये क्या है, एक रटी रटाई चीज होती है, यानी कि दिस इज कंप्लीटली योर रोट मेमोराइजेशन। बच्चा हो सकता है नियम रट ले और तो आपको रटा रटाया बता दे। प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना नहीं। अगर प्रयोगात्मक रूप से बच्चा जाएगा तो वो डिडक्टिव थिंकिंग होती है, ना कि वो इंडक्टिव रीजनिंग रह जाएगी। परावर्तन के नियम पर आधारित संख्या विषयक समस्याओं को हल करना, इसमें भी नियम पर बेस्ड हो जाएगा। और जब कोई चीज आप लॉ से एग्जाम्पल की तरफ जाओगे दैट इज डिडक्टिव नॉट इंडक्टिव, जबकि यहाँ क्या है, आप उदाहरण से नियम की तरफ जाओगे, ठीक है। जब बच्चा आपतन कोण अलग अलग एंगल से मापेगा, परावर्तन कोण मापेगा, फिर आपतन कोण मापेगा, तो दोनों इक्वल आएंगे और बच्चा खुद से एक नियम जनरेट कर लेगा कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम बच्चे से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बताने के लिए कहें तो ये बच्चे को रिकॉल करने पे फोर्स करेगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, एक डिडक्टिव रीजनिंग। अगर हम बच्चे को एंगल निकालने के लिए कहेंगे तो उस केस में क्या है, बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग करेगा। बच्चा एंगल को मेजर करेगा, बच्चा इंसिडेंस देखेगा, नोटिस करेगा चीजों को, डेटा को कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा उसको। अगर नेक्स्ट देखें कि लॉ को वेरीफाई करना, तो ये भी डिडक्टिव अप्रोच होती है क्योंकि ये रूल टू एग्जाम्पल मूव करेगी। लास्ट ऑप्शन जो है सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, तो ये भी क्या है, डिडक्टिव अप्रोच है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज 2 sperms of a man fuse with 2 eggs of a woman. The twins formed are। 2 स्पर्म एक आदमी के अगर एक औरत के 2 एग्स के साथ फ्यूज होते हैं तो जो ट्विंस बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विंस। तो 76 का क्या होगा, 2। जब 2 स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं 2 एग के साथ तो उन्हें हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, जिन्हें हम डाइजाइगोटिक, ठीक है, डाइजाइगोटिक ट्विंस भी बोला जाता है, ठीक है। ये कब होता है, जब 2 सेपरेट एग फर्टिलाइज होते हैं 2 सेपरेट स्पर्म सेल्स के साथ, और इसमें क्या बनते हैं, 2 एम्ब्रियोज बनते हैं। 2 एम्ब्रियोज बनेंगे। ये एम्ब्रियोज जो होते हैं वो जेनेटिकली एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट एग और डिफरेंट स्पर्म से ही बनते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, जब एक सिंगल एग जो होता है, फर्टिलाइज्ड सिंगल एग जो होता है वो 2 एम्ब्रियोज में टूट जाता है, एक एम्ब्रियो ये, एक एम्ब्रियो ये, तो वो कौन से होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। सिंगल जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग 2 एम्ब्रियोज में टूटता है, एक एग 2 में एम्ब्रियो में टूट जाएगा। जबकि फ्रेटर्नल में क्या होता है, 2 सेपरेट एग होते हैं, एक एग ये होता है और एक एग ये होता है। ये 2 सेपरेट एग जो होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं किसके साथ, 2 सेपरेट स्पर्म के साथ, ठीक है। ये एक स्पर्म और ये स्पर्म, ये क्या करते हैं, सेम बोव कैरी करेंगे, ठीक है। मतलब वॉब जो है वो सेम रहेगा, लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये एक दूसरे से सेम भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। It conserves groundwater, it reduces local flooding, it creates drainage problem, it can be used for the irrigation of क्रॉप। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इट कंजर्व्स ग्राउंड वाटर। अगर आप रेन वाटर को हार्वेस्ट करके रखोगे तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो रेन वाटर को अगर आप कैप्चर करके रखते हो या स्टोर करके रखते हो तो ड्रेनेज जो है ग्राउंड वाटर जो है वो स्टोर होके रहेगा।
इट रिड्यूसेस लोकल फ्लडिंग, ये भी करेक्ट है कि लोकल फ्लडिंग जो है, जब आप पानी रोक लोगे, रेन वाटर का स्टोर करके रख लोगे, तो वो ड्रेनेज जो है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। और हार्वेस्टिंग जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। इट क्रिएट्स ड्रेनेज प्रॉब्लम, नहीं, ये ड्रेनेज प्रॉब्लम को कॉज नहीं करती है। हार्वेस्टिंग जो है रेन वाटर की, वो कभी भी ड्रेनेज प्रॉब्लम को कॉज नहीं करती है, बल्कि वो तो क्या करेगी, ड्रेनेज जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेस ऑफ वाटर जो है वो पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम जो है वहां पे फ्लो करेगा। इट कैन बी यूज फॉर द इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, ऑब्वियस बात है, अगर आप रेन वाटर को स्टोर करके रखते हो तो आप उसको रेन वाटर इरिगेशन में यूज कर सकते हो, एटलीस्ट उन एरियाज में जहां पानी बहुत कम है। ठीक है, जैसे राजस्थान हो गया, तो यहाँ पे क्या है, इसको यूज किया जा सकता है। डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इश्यूज इन क्लास हेल्प्स इन, जो सोशियो साइंटिफिक टॉपिक्स होते हैं उन पे अगर क्लास में डिस्कशन किया जाए तो वो हेल्प करता है डेवलपिंग आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स इन लर्नर्स, डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन एन इशू, एनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज, एप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। अगर कोई भी सोशियो साइंटिफिक इशू है, ठीक है, लेट सपोज ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, या विमेन सेफ्टी है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर कोई भी मतलब समाज से रिलेटेड कोई इशू है जिसके बारे में हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, क्या चीज है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, डेवलपिंग आर्ग्यूमेंटिव स्किल्स इन लर्नर्स, बिल्कुल सही बात है, बच्चा आर्ग्यूमेंट करेगा, बच्चा अपने व्यूज रखेगा, बच्चे के मल्टीपल पर्सपेक्टिव होंगे, कोई बच्चा किसी तरीके से सोचेगा, दूसरे को देख के वो उस तरीके से सीखेगा। एनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटी, जो सिटीजन साइंस एक्टिविटी होती है यानी कि नागरिक संबंधी जो विज्ञान है वो मोटिवेट होगी। रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, हमें कभी भी रोल जो है विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में, ये कभी भी सोशियो साइंटिफिक इश्यूज जो हैं उसमें क्लास में हेल्प नहीं करता है। क्लियर? तो 78 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे अगर देखें कि आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स जो होती है वो बच्चों में डेवलप होगी, क्यों? क्योंकि बच्चा क्रिटिकली सोचेगा, एविडेंस को बच्चा अपने तरीके से इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा, किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, चाहे क्लाइमेट चेंज है, चाहे पोल्यूशन है, तो उस पर वो अपने व्यूज रखेगा, जो कि आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। जो सोशियो साइंटिफिक इश्यूज होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, पॉलिटिकली होता है, इथिकल होता है, तो बच्चा इसके बहुत सारे आंसर्स दे सकता है। हम ग्रुप डिस्कशन जो है वो क्लास में रख सकते हैं, जिससे बच्चे को इश्यू समझ में आए और बच्चा अपने पॉइंट जो है उसको सामने रखे। एनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज़, जो सिटीजन साइंस एक्टिविटी होती है इसको भी हम एनकरेज करते हैं, क्यों? क्योंकि जो रियल वर्ल्ड साइंटिफिक इश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारे समाज में चीज़ें हो रही हैं, जो इश्यूज हैं, जो वाकई में सरवाइव कर रहे हैं टॉपिक्स, वो क्या करते हैं, बच्चे को एनकरेज करते हैं, जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा और क्लासरूम के बाहर भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। जैसे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, डेटा को कलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो उसमें क्या है, बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व करता है। Appreciating the role of society in the development of science, ठीक है, दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द, ये जो है वो मेन फोकस नहीं होता है साइंटिफिक इशू पे बात करने का। ठीक है, इट में टच, ये टच कर सकते हैं हम टॉपिक, बट इट डजेंट इम्पैक्ट द साइंस टॉपिक। क्लियर? द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इल्यूस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी, इनमें से क्या है जो इल्यूस्ट्रेट करता है कि साइंस जो है वो एक इंक्वायरी है। क्लासिफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स, लिस्ट 5 यूजेस ऑफ कोकोनट ट्री, ऑब्जर्व द टाइप ऑफ वेनेशन इन वेरियस लीव्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि हमें क्या है, साइंस एज इंक्वायरी, जांच पड़ताल की तरह विज्ञान। तो यहाँ क्या होगा, चने के बीज में अंकुरन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। इसमें बच्चा क्या करेगा, खुद से खोज करेगा। एक्सप्लोर द फैक्टर्स, बच्चा खुद से चीज़ों को करके देखेगा। और जो साइंस होती है, जब हम उसको एज एन इंक्वायरी लेते हैं तो उसमें बच्चे का एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा खुद को प्रॉपरली अपने आप को इन्वॉल्व करे, जहाँ पे बच्चा क्वेश्चंस पूछे, कोई भी हाइपोथेसिस बनाए, कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, कोई भी कंक्लूजन जो है उसको वो
कंडक्ट करे, डेटा कलेक्ट करे, ठीक है। जब बच्चे को आप ये चीज करने को दोगे कि जो प्लांट्स हैं उनको हर्ब, श्रब और ट्रीज में डिवाइड करो, तो इसमें क्या है, एक ऑब्जर्वेशन टास्क है ये, ठीक है। इसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसमें बच्चा कहीं से भी मालूम कर लेगा कि ये हर्ब है, श्रब है कि ट्री है और उसको कॉपी में लिख देगा। अगर बच्चा खुद से फैक्टर्स को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है, तो उसमें बच्चा क्या करता है, टास्क परफॉर्म करता है। बच्चा जर्मिनेशन होते देखेगा, जिसमें बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे कितना टेम्परेचर जरूरी होता है, कितनी लाइट जरूरी होती है जर्मिनेशन के लिए, कितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चा खुद से डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है। नारियल के पेड़ का 5 उपयोग सूचीबद्ध करना, इसमें क्या है, दिस इज ऑल्सो ए रिकॉल टास्क। बच्चा कहीं से भी इस चीज को मेमोराइज करके कॉपी में लिख देगा। ऑब्जर्व द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, इसमें क्या है, बच्चा डायरेक्ट फिर से ऑब्जर्व करेगा, उसको क्लासिफाई करेगा और बच्चा इस चीज में एक्सप्लोर नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन सी एक्टिविटी है जो बच्चे को एक्सप्लोर करवा सकती है, दैट इज चने के बीज में अंकुरन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना, क्योंकि इसमें वाटर भी इन्वॉल्वमेंट है, टेम्परेचर भी जरूरी है। इन चीजों को बच्चा अपनी कॉपी में खुद से लिखेगा। अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस एंटेल्स, जो लिंग यानी कि जेंडर प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र जो है वो क्या चीज एंटेल करती है, यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप्स, मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप, यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए और बी। जो जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज होती है उसको एंटेल करना, बच्चों को एंगेज करना किसमें, स्टीरियोटाइप जो है उसको एग्जामिन करने में। अगर आप जेंडर बेस्ड ग्रुप बना दोगे तो आप क्या करते हो, बच्चे के अंदर जो लिंग भेद है उसको प्रमोट करते हो। अगर मेल है उनका ग्रुप एक बना दिया, फीमेल का ग्रुप एक बना दिया, तो हमें बच्चे के दिमाग में ये चीजें नहीं भरनी है। यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, अलग अलग इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट को यूज करना नहीं, हमें विभेदीकृत चीज नहीं करनी है। हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन, कि सारे बच्चों को एक साथ यूज में लेके, मतलब एक साथ रख के चीजें करी जाएं, ठीक है। जो जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी होती है वो हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट रही है, जिसमें हम जेंडर डायनामिक या फिर जो भी स्टीरियोटाइप है उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज बिल्कुल करेक्ट है। जो जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज होती है उसमें क्या करते हैं, हम लैंग्वेज को इस तरीके से ध्यान में रखा जाता है कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट ना करे, ठीक है। एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप, बच्चे को इस तरीके से एग्जामिन करने के लिए छोड़ना कि बच्चा क्रिटिकली उस चीज को एग्जामिन करे और चैलेंज कर सके अगर वो कहीं पे भी जेंडर स्टीरियोटाइप देख रहा है। मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप, ये गलत है। अगर आप जेंडर बेस्ड ग्रुप बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, जेंडर रोल और ज्यादा मोटिवेट होगा, आप स्टीरियोटाइप को उसमें प्रमोट करेंगे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट नहीं, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना है, ना कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट को, ठीक है। ये इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट करेगा, जेंडर इनइक्वालिटी को। द नेक्स्ट इज, तो यहां इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए और बी। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Next is 81. Read the following statement and choose the correct option. Photosynthesis is an endothermic reaction. Respiration is exothermic reaction. जो photosynthesis होता है ये हमेशा endothermic reaction होती है, बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा भी है। जब 6CO2 जो होती है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो हम पढ़ते हैं सनलाइट इसमें एब्जॉर्ब होती है और क्या बनता है, C6H12O6 + 6O2। क्लियर, ये होती है आपकी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, सनलाइट की फॉर्म में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है और पानी जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, 6CO2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, पानी के, वो किस में कन्वर्ट हो जाए सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। और ये जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में। द नेक्स्ट इज रेस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। जो रेस्पायरेशन होता है ना वो हमेशा कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्यों, क्योंकि इसमें जो एनर्जी होती है वो हमेशा कैसी होती है, रिलीज होती है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज जो होता है ना C6H12O6, ठीक है, ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प के साथ, ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा किसमें, CO2 में और वाटर में, ठीक है। और इसमें एनर्जी जो होती है वो बॉडी से रिलीज
होती है। क्लियर? तो यहाँ पे S1 और S2 बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। The next is 82. Following the table depicts the color changes in acids and bases when various indicators are added. Indicator 1 is turmeric. जो turmeric होता है that is your natural indicator. China rose is natural indicator. Phenolphthalein is artificial indicator. मिथाइल ऑरेंज इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर। टर्मेरिक जो होता है वो एसिड में कोई भी कलर नहीं देता है, बिल्कुल फैक्ट है। टर्मेरिक को अगर आप एसिड में डालोगे तो वो कभी भी कलर चेंज नहीं करता है, लेकिन जैसे टर्मेरिक को आप बेस में डालोगे ये कैसा देगी, रेड कलर देगी, रेडिश ब्राउन कलर ये जनरेट कर देती है। ठीक है, ये आप घर पे भी देख सकते हो, जैसे किसी भी शर्ट पे दाग लग जाता है या किचन के कपड़े में कोई निशान लग जाता है और जब हम उसमें नींबू लगा देते हैं या फिर साबुन से आप उसको अगर साफ करोगे तो वो तुरंत कैसा हो जाता है, ब्रिक रेड कलर हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज चाइना रोज। चाइना रोज जो होता है एसिड में वो कैसा कलर देता है, डार्क पिंक। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो चाइना रोज होता है वो एसिड्स के साथ कैसा कलर देता है, डार्क पिंक। ठीक है, और चाइना रोज बेसिस में कैसा कलर देता है, हमेशा ग्रीन कलर देता है। ठीक है, फिनोफ्थेलिन एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता, ये हमेशा कैसा रहता है, कलरलेस रहेगा। आप कितना भी फिनोफ्थेलिन डालो एसिड में वो कभी भी कलर नहीं देगा, जबकि बेस के साथ वो कैसा कैसा कलर देता है, लाइट पिंक। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो कैसा कलर देगा, हमेशा ऑरेंज। एसिड में वो कैसा कलर देता है, ऑरेंज, और बेस के साथ कैसा कलर देता है, वो हमेशा पिंक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। टर्मेरिक एसिड के साथ कैसा देता है, रेडिश ब्राउन, सॉरी एसिड के साथ ये कोई कलर नहीं देता, बेस के साथ रेडिश ब्राउन। चाइना रोज डार्क पिंक और बेस में ग्रीन। फिनोफ्थेलिन कलरलेस एसिड में और बेस में पिंक। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर देता है एसिड में और बेसिस में कैसा देता है, पिंक कलर। सो द ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज 83। द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन। जो फ्लेम होता है उसका जो कलर है वो डिपेंड करता है, पहली बात तो नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है ना, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से जलते हैं और अलग अलग फ्लेम जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो सोडियम है वो कैसे जलता है, येलो कलर की लाइट देता है। ठीक है, और जो पोटेशियम है वो कैसा देता है, वो एक हल्की सी पर्पल सी लाइट जो है उसको जनरेट करता है। ऑक्सीजन सप्लाई, कितना आप ऑक्सीजन सप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है ना कंबशन प्रोसेस में, वो फ्लेम को अच्छे से प्रोड्यूस करता है। अगर लो ऑक्सीजन है तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा और कैसी लाइट जलेगी, येलो। ठीक है, और अगर अच्छा खासा ऑक्सीजन है, प्रॉपर ऑक्सीजन है, तो कंप्लीट कंबशन होगा और कैसी लाइट जलती है, ब्लू लाइट। ठीक है, आपने एलपीजी सिलेंडर देखा होगा जो हम घरों में यूज करते हैं, उसमें जब तक सिलेंडर प्रॉपरली जलता है या कोई भी गंदगी नहीं होती तो गैस जो है वो हमेशा ब्लू कलर में जलती है, लेकिन जैसे सिलेंडर खाली होने वाला होता है या ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तो जो गैस है वो येलो कलर में जलने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। टेम्परेचर का कभी भी फ्लेम से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। जो कलर होती है फ्लेम की वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, कि कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है उसका नेचर क्या है। दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई। तीसरा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, नहीं, सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है इस पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो खुद से अफेक्ट होता है और सब्सटेंस से अफेक्ट होगा, ना कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उससे। क्लियर? और एक चीज याद रखिएगा, जो फ्लेम होते हैं ना उसमें 3 कलर होते हैं। एक होता है ब्लू, ब्लू जो होता है वो आउटर चीज होती है, आउटर कलर होता है। ब्लू जो है जब ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होती है तब ब्लू होता है, ये हाईली फ्लेमेबल होता है, मतलब इसमें हाथ जो है वो जल जाता है। एक होता है ऑरेंज, ऑरेंज जो होता है या फिर येलो, ये कब होता है जब ऑक्सीजन सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगती है, ये लेस फ्लेमेबल होता है। और एक होता है ब्लैक, ब्लैक होता है जो बिल्कुल ही नॉन फ्लेमेबल होता है। ठीक है, The next is which of the following factors are responsible for the generation and flow of winds on the earth? कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो और जनरेशन के लिए अर्थ पर, विंड के, मतलब धरती पे जो हवा चलती है, पृथ्वी पे जो पवन है, उनके जनन और बहाव के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशंस, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी।
जो अर्थ है उस पर जो अनइवन हीटिंग होती है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सन जो है वो अर्थ को क्या करता है, अनइवनली तरीके से गर्म करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा आता है। जो इक्वेटर होती है ना अपनी, जो इक्वेटर लाइन होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो यहाँ एरिया कैसा होता है, वार्मर, ठीक है। जबकि जैसे जैसे हम पोल्स के पास जाते हैं तो सनलाइट जो है वो कम होती जाती है, तो ये एरिया कैसा होता जाता है, ठंडा, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करेगा, और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्रिएट होगा तो एयर की जो मूवमेंट है वो होना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशंस, ये भी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि जो ओशंस होते हैं जमीन की तरह, अर्थ की तरह, वो भी क्या करते हैं, हीट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हीट जो है उसको रिलीज करते हैं। तो जो ओशन का टेम्परेचर होता है वो भी क्या करता है, कहीं ना कहीं हीटिंग को अफेक्ट करता है। जो वार्म ओशन होता है, गर्म अगर समुद्र की बात करें हम, वार्म ओशन जो होता है उसका जो करंट है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या करता है, लो प्रेशर बेल्ट बनाने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, अनइवन हीटिंग जो होती है ओशंस की वो भी कॉज होती है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ जो है वो भी जो फ्लो ऑफ विंड है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी जो विंड है उसको कॉज नहीं करती है, ठीक है, और ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ पे वो कभी भी इसको अफेक्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13, जो एटॉमिक नंबर ए है, ए का एटॉमिक नंबर क्या है 13 और बी का एटॉमिक नंबर क्या है 17। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द ए एंड बी कुड बी, अब यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला आपको बनाना है तो वो क्या होगा, AB3, ठीक है। ए का एटॉमिक फॉर्मूला क्या है 13, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम, क्लियर, और 17 किसका होता है आपका, क्लोरीन का, ठीक है। तो अब हम केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो एल्यूमिनियम है उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये क्या हो जाएगा 283, ठीक है, और अगर 17 का हम केमिकल फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या हो जाएगा 287, ठीक है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। ये क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, क्योंकि ये तो गेन कर नहीं सकता, इसको गेन करने के लिए कितने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये एक अगर ले लेगा तो इसका ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो बी में कितना है 1, तो ए कितना हो जाएगा सिंगल, बी में कितना है बी में कितना है आपका 1 है तो वो ए में चला जाएगा, ए में कितने बाकी हैं, आउटर शेल में 3, तो वो कितना हो जाएगा बी में आ जाएगा। सो दिस वुड बी AB3, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश करता है। एल्यूमिनियम जो है उसकी आउटर शेल में कितने हैं 3, ठीक है, और क्लोरीन जो है उसकी आउटर शेल में कितने हैं 7। अगर ये एक गेन कर लेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा -1, मतलब ये एक गेन करे तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये अगर 3 डोनेट कर दे तो ये क्या हो जाएगा +3, तो उस कंडीशन में इसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट रहेगा 2 और 8, ठीक है। तो 3 जो क्लोराइड आयंस होते हैं, ये जो 3 क्लोराइड आयंस हैं ये बैलेंस करेंगे एल्यूमिनियम आयन को, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा AlCl3, क्लियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है हीट की कंडक्शन के रिगार्डिंग। कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड्स, बिल्कुल सही बात है, जो कंडक्शन होता है वो बहुत फास्टर होता है सॉलिड्स में एज कंपेयर टू लिक्विड्स। क्यों, क्योंकि कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, जिनमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे होते हैं। 2 ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर फॉर हीट फ्लो, 2 ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कांटेक्ट में होने चाहिए हीट फ्लो के लिए, बिल्कुल सही बात है कि अगर कंडक्शन प्रोसेस करवानी है तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर 2 कोई भी सब्सटेंस होते हैं उनका फिजिकल कांटेक्ट में होना जरूरी होता है, ठीक है।
अगर मान लीजिए कोई कैंडल है या कोई गैस है, अगर आप इस पे कोई चम्मच रखते हो तो इन दोनों का एक दूसरे के कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगे तो आप कभी भी कंडक्शन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। कंडक्शन डजंट टेक्स प्लेस इन गैसेस, ऐसा नहीं है कि कंडक्शन गैसेस में कभी होता ही नहीं है। यूजुअली कंडक्शन डजंट टेक्स प्लेस इन गैसेस। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर 3। ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन द सेम वे। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स जो होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, एक कॉपर हो गया, एक एल्यूमिनियम हो गया। ये क्या होता है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि अगर हम लकड़ी की बात करें, वुड, और अगर हम रबड़ की बात करें तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो सभी मटेरियल्स जो होते हैं वो हीट के फ्लो को सेम वे में अलाउ नहीं करते। ठीक है, लकड़ी जलने में टाइम लेगी, जबकि स्टील और मेटल जो होती है वो बहुत फास्ट तरीके से गर्म हो जाती है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि गैसों में चालन नहीं होता है। द्रव की तुलना में ठोस वस्तु में चालन तीव्र होता है, क्योंकि वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं का एक दूसरे के संपर्क में होना जरूरी है। अगर आपको कोई भी चीज गर्म करनी है, कुकर पे दाल भी अगर हम बनाते हैं तो उसको डायरेक्ट गैस के कांटेक्ट में लाते हैं। गैस में चालन कभी नहीं होता, ये बात गलत है। गैस में चालन होता है बट कम होता है। सभी सामग्री ऊष्मा को स्वयं से समान रूप से प्रवाहित करने की अनुमति नहीं देती हैं, बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स 1/4 part of its volume outside the liquid, then put in liquid A, and 3/4 part of its volume outside the liquid when put in liquid B. Which of the following statement is true? ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अब उसको जब क्या किया, लिक्विड ए में डाला। ठीक है, तो जो लिक्विड ए में डाला तो 1/4 पार्ट जो है इसका वो क्या है, सिर्फ बाहर है, और 3/4 क्या है, अंदर है। लेकिन जब बी लिक्विड में डाला तो क्या हुआ कि 3/4 जो है वो तो क्या रह गया, बिल्कुल बाहर रह गया, और 1/4 जो है वो सिर्फ अंदर गया। अब आपको इसका स्टेटमेंट जो है वो बताना है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी, बोथ लिक्विड्स हैव द सेम डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए। द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। लिक्विड बी जो है उसमें क्या है, 3/4 पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, 3/4 पोर्शन क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लो कोई बॉल है, 3/4 तो बॉल बाहर है और 1/4 सिर्फ वो अंदर है। तो यानी कि यहाँ बी वाले सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, वाटर डेंसिटी, मतलब कोई भी जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड ए, क्योंकि लिक्विड ए में सिर्फ 1/4 बाहर है, 3/4 जो है वो अंदर है। क्लियर। इसको मेजर कैसे करते हैं, D इज इक्वल टू एम अपॉन बी। डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और इसको मापते कैसे हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटे डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर, करेक्ट है। अब अगर हम लिक्विड ए की बात करें तो 1/4 जो है इसका वो अबव द सरफेस है, ये कितना है, 1/4। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि 1/4 भाग क्या है, ऊपर की तरफ है, और 3/4 जो है वो सबमर्ज हो गया, यानी कि डूब गया है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 3, और वो कितना रह जाएगा, 4। और अगर लिक्विड बी की बात करें तो इसमें क्या है, 1/4 जो है वो बाहर है, 1/4 बाहर है और 3/4 जो है वो अंदर चला गया है। तो इस केस में क्या है, जो लिक्विड बी की डेंसिटी है दैट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए। क्लियर। The next is Sunita drops a piece of metal in beaker of cold water and notes down the observation. ठीक है, सुनीता ने क्या किया, पोटेशियम मेटल का एक पीस लिया और उसको ठंडे पानी के बीकर में डाल दिया और कुछ ऑब्जर्वेशंस को उसने नोट किया। पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, पॉप साउंड इज हर्ड। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम पोटेशियम को कोई भी मेटल जो होती है उसको अगर पानी के साथ आप रिएक्ट करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होती है व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस जब भी इवॉल्व होगी तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा पॉपअप साउंड जो है उसको
रिलीज करेगी, मतलब एक पॉपअप साउंड आती है। पोटेशियम जो होता है बहुत वायलेंटली इस पानी के साथ रिएक्ट करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पोटेशियम मेटल होती है, ठीक है, पोटेशियम मेटल जो होती है वो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करती है पानी के साथ। क्यों? क्योंकि ये हीट जनरेट करती है और हाइड्रोजन गैस जो है उसको भी ये प्रोड्यूस करती है। नेचर में कैसी होती है? एक्सप्लोजिव होती है ये रिएक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती है, ये कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, क्यों? जब पोटेशियम जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ, तो ये क्या बना देता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। और अगर इसको बैलेंस करें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ठीक है। और जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी तो पॉपअप साउंड जो है उसमें रिलीज होता है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। द पर्पज ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन साइंस क्लासरूम कैन बी। क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, डाइवर्जेंट होते हैं और कन्वर्जेंट होते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब होता है वन लाइनर्स, मैच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यूज। ये क्या है? कन्वर्जेंट, जिनके सिर्फ एक आंसर्स होते हैं। और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें बच्चा अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है और मल्टीपल तरीके से अपने आप को डिफाइन करता है। टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, to discern between students, to develop communication, to identify gifted students, to identify alternate conceptions, to appreciate subjectivity in science। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ए बी डी एंड ई। जब भी आप बच्चे को कोई डाइवर्जेंट क्वेश्चन देंगे, डाइवर्जेंट क्वेश्चन में क्या होता है? ये हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे को क्रिटिकली सोचने के लिए मजबूर करते हैं। बच्चा क्रिएटिव होता है इसमें। जब क्रिटिकल थिंकिंग आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो उसमें बच्चा क्या करेगा? डीपली चीज़ों को सोचेगा, चीज़ों को इवेल्युएट करेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा अगर हम बात करें इसमें, टू डिस्कर्न बिटवीन द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में इजीली भेद किया जा सकता है, ये यहाँ पे गलत है। पर पता नहीं सीटेट ने इसको करेक्ट क्यों माना है, आई डोंट नो। डिस्कर्न मतलब होता है बच्चों के बीच में भेद करना, जबकि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो क्या बोलती है कि बच्चे के बीच में कभी भी हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सो दिस कांट बी द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो बच्चों के बीच में डिफरेंस लाए वो कभी भी डाइवर्जेंट थिंकिंग का पार्ट नहीं हो सकता। टू डेवलप कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा आप बच्चे को मतलब बच्चे को आप मोटिवेट करोगे कि बच्चा चीज़ों को लिखे, बच्चा चीज़ों को अपने तरीके से एक्सप्रेस करे, तो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स उतना ज़्यादा डेवलप होती है। बच्चा उतना ज़्यादा थॉटफुल होगा, उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा, उतना ज़्यादा इंगेजमेंट जो डिस्कशंस हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना इसका पर्पस नहीं होता है, ठीक है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, ठीक है, दो दैट कैन क्रिएट क्रिएटिविटी, तो वो इसका पर्पस नहीं होता है। टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कंसेप्शंस, बिल्कुल सही बात है। जो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं वो टीचर्स को अलाउ करते हैं कि बच्चे का जो भी मिसकंसेप्शन है या जो भी ऑल्टरनेट कंसेप्शन है उसको मालूम किया जा सके। सब्जेक्टिविटी इन साइंस, सब्जेक्टिविटी के लिए ये यूज नहीं होता है। जो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा मल्टीपल पर्सपेक्टिव कैरी करते हैं और उनका मेन काम सब्जेक्टिविटी को कैरी करना नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ पे सीटेट के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1, बट आई डोंट नो कि इन्होंने बी जो है उसको कैसे कंसर्न किया है। डिस्कशन करना, बच्चों के बीच में भेदभाव करना कभी भी इसका पार्ट नहीं होता है। द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मिरर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। द फर्स्ट इज मिरर ए बी सी डी। पहला मिरर ए जो है उसमें जो इमेज बन रही है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ए और साइज क्या है इमेज की? सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कैसा होगा? हमेशा प्लेन मिरर होगा। प्लेन मिरर जो होता है उसमें क्या होता है, इमेज कैसी बनती है आपकी? वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। घरों पे जो शीशा होता है दैट इज योर प्लेन मिरर। उसमें जब आप अपने आप की फोटो देखते हो तो वो कैसी दिखती है? वो हमेशा प्लेन दिखती है। प्लेन मिरर में कैसी होती है? पर्दे के पीछे बनती है इमेज, ठीक है। दूसरा सीधी बनती है, कभी भी इमेज उल्टी नहीं बनती है आपकी, तो वो कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट। जितनी डिस्टेंस आपकी होती है उतनी ही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही इमेज की डिस्टेंस होती है। और हाइट जो है वो बिल्कुल सेम दिखती है। तो साइज क्या होती है इमेज की? सेम एज ऑब्जेक्ट। बी मिरर की अगर बात करें तो इसमें नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो किस में बनेगी? कॉनकेव मिरर में, ठीक है।
ये किस में बनेगी, कॉनकेव मिरर, जैसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। और साइज क्या है इमेज की, बिल्कुल सेम एज ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम है ऑब्जेक्ट की तरह। जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज को बनाता है। जब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखते हो, जब फोकल डिस्टेंस 2f जो होती है उस पर इसको रखा जाता है। क्लियर। जब आप 2f पर रखोगे तो सेम रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, सेम एज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज मिरर सी, रियल और इन्वर्टेड एंड द साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज। ये कैसा होता है आपका, दिस इज ऑलवेज कॉनकेव मिरर। ये भी कैसा होगा, कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसको कहाँ रखा जाता है, फोकल पॉइंट एफ जो होता है उसके बीच में और मिरर के बीच में, ठीक है। मिरर और फोकल पॉइंट एफ जो है उसके बीच में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उस केस में इमेज जो है वो लार्जर बनती है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड सेम एज ऑब्जेक्ट कब बनेगी, जब 2f पर है, क्या चीज, ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पर है। और रियल और इन्वर्टेड और एनलार्ज कब बनेगी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और मिरर के बीच में रखा जाता है, ठीक है। तो इमेज जो है वो हमेशा लार्जर बनती है। नेक्स्ट इज मिरर डी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें कैसी होती है, डिमिनिश्ड। ये कैसा होगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन इतनी मैटर नहीं करती। द इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ए जो है वो प्लेन मिरर है, बी कॉनकेव मिरर है, सी कॉनकेव मिरर है और डी जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। बी कॉनकेव मिरर कब है, जब एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, सेम साइज है ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल, मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज के बिल्कुल इक्वल है। और कब है, टिपिकली जब ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हो फोकल लेंथ 2f जो है उससे बिल्कुल इक्वल दूरी पे। और मिरर सी जो है वो रियल और इन्वर्टेड एनलार्ज कब होगी, जब फोकल पॉइंट एफ और मिरर के बीच में उसको रखा जाता है। तो जो इमेज बनती है दैट इज ऑलवेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीजें क्लियर हुई हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।